नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। ट्रंप की वापसी हो गई है 47वें राष्ट्रपति के रूप में। वो 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति थे। 46वें राष्ट्रपति बन गए जो बाइडेन, जो डेमोक्रेट पार्टी से आते हैं, और अब 47वें राष्ट्रपति फिर से डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं। उन्होंने शपथ ले ली है और ओवल ऑफिस संभाल लिया है, अमेरिका की कमान संभाल ली है। अब लोग पूछ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से क्या दुनिया बदल जाएगी, या दुनिया में वो क्या-क्या बदल देंगे। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने तो अमेरिका फर्स्ट का नारा दिया है और वो अमेरिका की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, पहले उनको एड्रेस करेंगे। घुसपैठ की समस्या है, महंगाई की समस्या है, नस्ल भेद की भी समस्या है, अंदरूनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनसे अमेरिका इस समय जूझ रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप का अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी यही कहना था, और राष्ट्रपति पद की फिर से शपथ लेने के बाद उन्होंने जो करीब 29-30 मिनट का भाषण दिया है, और उनके भाषण के दौरान जैसी परिपाटी है, निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी वहीं पर मौजूद थी। उनको भी डोनाल्ड ट्रंप का भाषण सुनना पड़ा, और ट्रंप ने उनको एक तरीके से ये कह कर के आईना दिखाया कि ये पूरी दुनिया में तो सींग उलझाए रहे, दुनिया के दूसरे देशों में जाकर के दखल देते रहे, उनकी समस्याओं में अपना पैर घुसेड़ते रहे, लेकिन अमेरिका की जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ के नागरिकों को जो जिन परेशानियों का सामना करना पड़ा, महंगाई हो, सिक्योरिटी हो, तमाम दूसरे मुद्दे, उन पर ध्यान देने का इनके पास समय नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी सीधी भाषा में 4-5 बातें कह दी हैं। एक तो उन्होंने संकेत दे दिया है कि दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी देश में कोई भी क्राइसिस हो, किसी भी तरह का, अमेरिका की सेना वहां जाकर के उस लड़ाई को नहीं लड़ेगी। यानी दूसरे देशों की लड़ाई अमेरिका की सेना नहीं लड़ने जा रही है। दूसरे, उन्होंने कहा है कि लोगों को महंगाई से राहत दिलाई जाएगी। जो बिजली के रेट दुनिया भर के बढ़े हुए हैं, जिनकी वजह से ये महंगाई बढ़ी है डोनाल्ड ट्रंप के अनुसार, तो उन्होंने कहा है कि हम अपने नागरिकों को राहत देने के लिए दुनिया भर के देशों में जो उत्पाद अमेरिका में आता है उस पर टैरिफ लगाएंगे। यानी उन्होंने एक तरीके से साफ-साफ ये बात कह दी है कि जो भी दुनिया भर के दूसरे देश हमें अपना उत्पाद भेजते हैं, उस पर हम टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। सबसे ज्यादा अगर प्रोडक्ट अमेरिका में किसी देश के जाते हैं तो वो चीन है, और चीन को उन्होंने एक और सिरदर्दी दे दी है। उन्होंने कहा है कि पनामा नहर को हम वापस लेंगे। ये नहर हमने पनामा को दी थी, चीन को नहीं दी थी। अब चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, और जो हमारे शिप्स हैं उनको भी भारी कर चुकाना पड़ रहा है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही हैं, उनमें से कुछ मोटी-मोटी बातें मैं बता दूं तो ये सारी बातें ऐसी हैं जो अमेरिका केंद्रित हैं। यानी वो अमेरिका की चिंता कर रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा अगर उन्होंने दिया है तो जितनी घोषणाएं की हैं वो अमेरिकी सेंट्रिक हैं। उन्होंने यूक्रेन का कोई जिक्र नहीं किया, यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र नहीं किया। हमास पर जरूर बोले, इजराइल वाले उस पर जरूर थोड़ा सा बोले हैं, और कुछ ऐसी बातें भी कही हैं जिनसे यूरोप परेशान हो सकता है, कुछ दूसरे देश परेशान हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर उन्होंने जो बड़ी घोषणाएं की हैं
उनमें एक तो उन्होंने मेक्सिको के कान उमेटने का ऐलान कर दिया है। मैक्सिमम घुसपैठ अमेरिका में मेक्सिको की तरफ से होती है, मेक्सिको की खाड़ी की तरफ से होती है। तो उन्होंने कहा है कि अमेरिका का जो दक्षिण हिस्सा है, वहाँ पर हम दीवार बनाएँगे, वहाँ हम सेना तैनात करेंगे, वहाँ हम इमरजेंसी लगा रहे हैं और किसी भी हालत में अमेरिका में घुसपैठ को रोकेंगे। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये कही है कि जो न्याय विभाग है अमेरिका का, उसको हम दुरुस्त करेंगे, उसको पारदर्शी बनाएँगे, जवाबदेह बनाएँगे। जो मनमानी चल रही है, वो नहीं चलने देंगे। फिर उन्होंने कहा है कि ये जो रंग भेद सिर उठा रहा है अमेरिका में, हम नस्ल भेद रहित योग्यता के आधार पर समाज का निर्माण करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूँगा जब 4 साल बाद राष्ट्रपति पद से रिटायर होऊँ कि मुझे शांति दूत के रूप में याद किया जाए और अमेरिका को महान बनाने के लिए ही ईश्वर ने शायद मुझे बचाया है। चुनाव प्रचार के दौरान एक बार तो सीधे उनको गोली मारी गई थी, जो उनके कान को छूती हुई निकल गई थी और दूसरी बार जब वो गोल्फ कोर्स में खेल रहे थे, तो एक बंदूकधारी वहां पहुंच गया था। यानी 2 बार तो उनके चुनाव प्रचार के दौरान ही उन पर अटैक करके उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। तब दुनिया भर में ये सवाल उठे थे कि भई ये अमेरिका को हो क्या गया है? और जिस तरह के वहाँ पर शस्त्र आदि के नियम हैं कि कोई भी खरीद सकता है। वहाँ के स्कूलों में, कॉलेजेस में आए दिन फायरिंग की घटनाएँ होती हैं और कई बार तो स्टूडेंट्स ही वहाँ गन लेकर के पहुँच जाते हैं और अंधाधुंध फायरिंग कर देते हैं और कई बार तो 10, 20, 30 तक जो है लोग मारे जाते हैं। तो ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में ये सब चीज़ें भी होंगी और उन्होंने ये भी कहा है कि साहब अमेरिका का अब फिर से स्वर्ण काल शुरू हुआ है। एक्चुअल में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जब से चुने गए हैं, तब से ही कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे और अमेरिका डेमोक्रेट्स के टाइम में तमाम ऐसी गतिविधियों का भी केंद्र बन गया था, जो जिसके तार दुनिया के अलग-अलग देशों से जुड़ रहे थे। वो जो डीप स्टेट जिसको हम बोलते हैं, वो ज़ाहिर है अमेरिका से ही संचालित है और वो अपने गुरकों के माध्यम से, अपने मोहरों के माध्यम से, अपनी कठपुतलियों के माध्यम से खेल करते रहते हैं अलग-अलग देशों में। बांग्लादेश में जब 5 अगस्त को शेख हसीना सरकार का तख्ता उल्टा गया, तो भी यही बात कही गई कि डीप स्टेट नहीं चाहता था कि बांग्लादेश जो है वो इसी तरीके से विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पर जमात का, यहाँ पर डीप स्टेट का दखल, बीएनपी का दखल और अपना कठपुतली मोहम्मद यूनुस को वहाँ ले जाकर के प्रमुख सलाहकार के तौर पर स्थापित कर देना और जिस आयरलैंड की बात हो रही थी कि अमेरिका उसको चाहता था ताकि वहाँ पर सैन्य अड्डा बनाया जा सके, फिर से उसकी संभावना तलाश करना, ये सारे कारण थे और कहा तो ये भी जाता है कि बांग्लादेश तो एक ट्रायल था, उनका ट्रेलर था। पूरी पिक्चर तो वो भारत में भी चुनी हुई मोदी सरकार का तख्ता पलट करके और बांग्लादेश जैसी, ढाका जैसी अराजकता दिल्ली में पैदा करने के सपने देख रहे थे। लेकिन बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, ये सब ऐसे देश हैं जिनमें ये सब डीप स्टेट कर सकता है, लेकिन भारत बहुत विशाल देश भी है, एक बहुत मजबूत लोकतंत्र भी है। यहाँ दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना भी है और यहाँ की लीडरशिप जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में है। इसलिए डीप स्टेट को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में जाकर के जवाब दे करके आए थे
जब यूएन असेंबली को संबोधित करने के लिए गए थे, क्वाड की बैठक में भी भाग लेने के लिए गए थे जो बाइडेन के गृह स्टेट में। फिर वहां से आकर के 25,000 भारतीयों को संबोधित किया और अमेरिका को ठीक ठाक जवाब दे करके आए थे। तो अब लोग पिछले 3-4 दिन से पूछ रहे थे कि नरेंद्र मोदी के दोस्त शपथ ग्रहण करने वाले हैं, तो नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं बुलाया है शपथ ग्रहण में? अपने दोस्त को कैसे भूल गए? मतलब तंज कसे जा रहे थे। तो ऐसे लोगों के लिए जवाब यही है, जिन्होंने आज शपथ ग्रहण को देखा होगा कल, वो जानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रथम पंक्ति में विराजमान थे जब डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण कर रहे थे। वहाँ चीन के उपराष्ट्रपति भी थे, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी भी थी, कई दूसरे देशों के प्रतिनिधि थे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री भी प्रथम पंक्ति में विराजमान थे। और ऐसे लोगों को जो प्रधानमंत्री पर तंज कस रहे हैं, उनको ये जवाब देना तो बनता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जाते हैं तो रेड कारपेट उनके लिए बिछता है। बराक ओबामा हो, डोनाल्ड ट्रंप हो या जो बाइडेन हो, व्हाइट हाउस में इन तीनों ने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रेड कारपेट बिछा करके ही स्वागत किया है। बुलाने को तो उन्होंने चीन के राष्ट्रपति को भी बुलाया था, तो वो तो नहीं गए, और दूसरे देशों के राष्ट्र प्रमुखों को भी बुलाया होगा, लेकिन ऐसे मौकों पर कोई बड़े देश का कोई कद्दावर नेता आमतौर पर जाता नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कार्यकाल शुरू हो चुका है 47वें राष्ट्रपति के तौर पर। सबकी निगाहें अब उन पर लगी रहेंगी। इस पर एक अलग से प्रोग्राम भी करेंगे आदि अचिंत के साथ। उस पर बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास, उन पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक दिन पहले ही जब मैं किन्हीं दूसरे मुद्दों पर बातचीत कर रहा था वीरेंद्र नाथ भट्ट से, तो फिर एक सवाल मैंने उनसे डोनाल्ड ट्रंप के इस कार्यकाल के बारे में भी पूछा कि क्या बदलेगा, क्या अपेक्षाएं हैं और कैसा रहेगा डोनाल्ड ट्रंप का ये कार्यकाल, और कौन से मुद्दे हैं दुनिया के जिन पर अब नजर रहेगी कि डोनाल्ड ट्रंप उन पर अपना क्या रुख दिखाते हैं। तो सुनते हैं वीरेंद्र नाथ भट्ट ने क्या कहा। भट्ट साहब, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो रही है, क्या बदलेगा अमेरिका में और दुनिया में? देखिए, हमें हमें तो बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए तो अच्छी बात यह है कि जो अमेरिकन डीप स्टेट और ये जो आपका सोरोस फाउंडेशन और ये क्लिंटन फाउंडेशन और ये बराक ओबामा, ये सब लोग जो जो एक्सट्रीम लेफ्ट एलिमेंट थे अमेरिका में, जो एक्सट्रीम वोक एलिमेंट थे, वो जिस तरीके से पावरफुल हो गए थे और वो जिस तरीके से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दे रहे थे, जिस तरीके से अमेरिकन एम्बेसडर एरिक गारसेटी हैदराबाद भी जा रहा था, कश्मीर भी जा रहा था और सारे अपोजिशन के नेताओं से मिल रहा था और डंके की चोट पर नरेंद्र मोदी की सरकार को कैसे अस्थिर किया जाए, इस तरह के अभियान में लिप्त था वो आदमी। तो कम से कम भारत को तो ये जो जो वामपंथी अपराधियों का जो गिरोह है, इससे अब मुक्ति मिलेगी। और आप देखेंगे अब आने वाले दिनों में जो पंजाब में जो 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 खुराफात पिछले 4 साल से चल रही थी, कभी किसान आंदोलन के नाम पर, कभी किसी नाम पर, अब ये सारी ताकतें जो है शांत होकर बैठ जाएंगी। मणिपुर में भी जो है ये विदेशी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था, ये भी अब ठंडा होगा। और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो है शेख हसीना की सरकार को गिराया गया, ये भी पूरा अमेरिकन प्लॉट था कि ताकि इंडिया के ईस्टर्न बॉर्डर्स पे भारत के लिए सुरक्षा की चुनौतियां खड़ी की जाएं, भारत के ऊपर दबाव बनाया जाए। पाकिस्तान की भी जो है न्यूसेंस वैल्यू अब बहुत कम होगी। और जिस तरीके से भारत ने अफगानिस्तान से सीधा अपने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन को ओपन किया है और जिस तरीके से इसी महीने दुबई में तालिबान के विदेश मंत्री से हमारे विदेश सचिव ने लंबी बैठक की है, उससे पाकिस्तान को भी समझ में आ गया है कि अब जो है वो भारत के साथ बहुत लंबे समय तक ये आतंकवाद का खेल नहीं खेल सकता। तो इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट में ट्रंप का आना जो है बहुत शुभ संकेत है।
और एक हमने देख ही लिया कि जिस तरीके से आपके वेस्ट एशिया में जो वॉर चल रहा था इजराइल और फिलिस्तीन का गाजा स्ट्रिप में, वहां सीज फायर हो गया और जो इजरायली बंधक थे वो रिहा हो गए। तो अगर वेस्ट एशिया में शांति होती है तो रेड सी में जो जिस तरीके से यमन के जो हूती रेबल्स हैं, जिस तरीके से जहाजों पे हमला कर रहे थे और जिस तरीके से समुद्री यातायात पे इसका असर पड़ रहा था, इससे भारत का यूरोप को जो जो निर्यात है वो भी प्रभावित हुआ था और शिप के फ्रेट रेट बढ़ गए थे, इंश्योरेंस के प्रीमियम के रेट बढ़ गए थे। तो भारत के तो अब ये भी शांत हो जाएगा। आपको मालूम है कि जो ईरान समर्थित जो हिजबुल्लाह था लेबनान में, उसको इसराइल ने खत्म ही कर दिया है, हमास की कमर तोड़ दी है। सीरिया में जो ईरान का प्रॉक्सी था, जो इसराइल के खिलाफ लगातार हमलावर था, आपके बसर वो क्या बशीर असद हट चुके हैं और वहां पर भी जोलानी आ गया आईएसआईएस का। तो वेस्ट एशिया में अगर शांति होगी तो आपको याद होगा सितंबर 2023 में जब जब G20 कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें आईमैक कॉरिडोर के ऊपर चर्चा हुई थी, इंडिया मिडिल ईस्ट एंड यूरोपियन कॉरिडोर, और हाइफा इजराइल का एक पोर्ट भी एक्वायर कर लिया है अडानी ने। तो ये जो सी रूट है मारटाइम ट्रेड का, ये इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब ये प्रोजेक्ट भी अब आगे चलेगा और वेस्ट एशिया में शांति भारत के आर्थिक और ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बहुत ही जरूरी है। भारत के 90 लाख लोग काम करते हैं वेस्ट एशिया में, और वेस्ट एशिया एज ए ब्लॉक, पूरा अरब नेशन जितने भी हैं, वो इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। हमें $100 बिलियन की वहां से साल में मिलती है रेमिटेंस, और 200 बिलियन से बल्कि 250-300 बिलियन डॉलर से ज्यादा हमारा वहां एक्सपोर्ट है। और हम उनसे तेल तो इंपोर्ट करते ही हैं, लेकिन तेल के ऊपर भारत केवल अरब देशों पर निर्भर नहीं है। तेल के लिए हमारे पास सबसे बड़ा सप्लायर अब रशिया है, वेनेजुएला है, या नाइजीरिया है। तो तेल इंपोर्ट कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो भारत का व्यापार है और जो भारत के 90 लाख लोग वहां काम करते हैं, वो भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ट्रंप का आना हर लिहाज से भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। और चीन के ऊपर भी पाबंदी लगेगी। चीन की जो हेकड़ी थी कि वो कभी गलवान पे एक्टिव हो गया, कभी वो आ गया यहाँ लद्दाख में, और चीन के खिलाफ जो एक नया मिलिट्री गठजोड़ बना है क्वाड्रिलेटरल, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एंड जापान, ये 4 देशों का है। और अगले महीने क्वाड की समिट जो है इंडिया में होने जा रही है, और ये उम्मीद की जा रही है कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप आ सकते हैं भारत। तो डोनाल्ड ट्रंप वो का या आना तो भारत, वो या तो अप्रैल में होगी या अक्टूबर में होगी, और डोनाल्ड हाँ जब ट्रंप भी होगी वो आ आएंगे, सकते हैं यहाँ पे। हाँ, आ सकते अभी हैं। डेट जी तय हाँ, नहीं हुई है, अभी जी डेट हाँ। तय नहीं हुई है। तो जियो पोलिटिकल स्टेबिलिटी जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और ट्रंप के आने से जियो पोलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी। रूस यूक्रेन वॉर थमेगी, इसराइल गाजा की वॉर लगभग थम गई है 6 हफ्ते के लिए। तो अभी जो है सीज फायर हो गया है, हालांकि इसराइल ने आज भी एक हमास का नेता को मार दिया है। तो ट्रंप का आना भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनका नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।